Hi everyone, welcome to class number 2 of इकोनॉमिक्स क्लास 11th जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 1950 टू 1990 किस स्थिति में थी। इससे पहले के चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया उसमें डिस्कस किया था कि हम लोग जब हम लोगों के देश पर ब्रिटेन रूल कर रहा था तो उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, उस समय हमारी इकोनॉमी कैसे रन कर रही थी। अब हमने 1947 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था कि उस समय ब्रिटिशियर हमारे देश को इकोनॉमिकली कैसे रूल कर रहे थे, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस थी। एडवांटेजेस तो काफी कम थी लेकिन डिसएडवांटेजेस के बारे में ज्यादा चर्चा थी कि उन्होंने किस तरह हमारे देश को एक रॉ मटेरियल हब की तरह यूज किया। तो अब हम उसके आगे के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अब हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो हमारा अपना इकोनॉमी था। यहाँ पर हमारा रूल ऑफ लॉ था। हम डिसाइड कर सकते थे कि हम अपने देश के इकोनॉमी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग 1950 से लेके 1990 तक के सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमारे स्टेप्स क्या थे, जो हमने पीछे से सीखा था, उसको देखकर हमने क्या क्या स्टेप्स लिए ताकि हमारा इकोनॉमी सुधर सके और हमारे लिए यूजफुल हो, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सबके लिए क्लियर हो। अगर आप क्लास 11th में हैं, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी 11th चैप्टर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप मान लो आईसीएसई बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ये सबके लिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होता है। उसका एलोब्रेशन यानी वर्ड में जब हम करते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एलोबरेट आप किसी भी ढंग से कर सकते हो। तो वेलकम टू माय क्लास। तो शुरू करते हैं इसको। तो इसमें चैप्टर 2 में पहला पीडीएफ जो आपके सामने है उसमें से आप हमें जो पढ़ना है उसे मैंने ब्रॉडली 4 भाग में डिवाइड किया है, जो कि आपके बुक में भी डिवाइडेड है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, कि 5 साल जो पहला हमने आजादी के बाद का लिया उसमें हमारे प्लान्स क्या क्या थे। दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर उस समय होता था क्योंकि अगर किसी देश का 75% लोगों का डिपेंडेंसी किसी सेक्टर पे हो तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें बदलाव किए बिना हम इकोनॉमिकली कुछ चेंज ला सकते हैं। तो उस समय एग्रीकल्चर पे 75% ऑफ पॉपुलेशन हमारा डिपेंडेंट था। इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए। और उसके बाद इंडस्ट्री एंड ट्रेड्स, क्योंकि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट संभव नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हम रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में बदलते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे लाइवलीहुड को, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें सुधार करता है, उसमें क्वालिटी लाता है। तो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इंडस्ट्री और ट्रेड्स में क्या क्या सुधार हुए 1950 टू 1990 उस पर बात करेंगे। और फिर अगला जो है ट्रेड पॉलिसी, यानी कि जब हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हुए, यानी हम गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, तो उसके बाद हमें क्या क्या इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी उस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये 4 स्पेसिफिक पॉइंट में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। और इसमें मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने इस क्लास को बनाया है, अगर आप इसे बस पढ़ लोगे या उस पीडीएफ को एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, उस पीडीएफ को सेव कर लो, तो आपको कभी भी ये चैप्टर दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। आप मतलब उस पीडीएफ को जब भी आपको लगे कि कुछ भी मिसिंग आउट है इस चैप्टर से आपके दिमाग में, तो आप उस पीडीएफ को एक बार स्क्रॉल डाउन करोगे, आपका सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा आपके दिमाग में। तो चलते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। तो पहला था हमारा, पहले समझते हैं कि बेस को समझते हैं, फिर हम 5 ईयर प्लान पे जाएंगे। तो आपके सामने जो पीडीएफ खुला हुआ है यहाँ पे मैंने दिखाया है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म, उस समय जिस समय हम आजाद हुए थे तो वर्ल्ड के और
जितने भी कंट्रीज थे उस समय, एग्जिस्टिंग कंट्रीज जो जो थे हमारे सामने, यूके था, यूएस था, तो इन सब कंट्रीज में रसिया था, इन सब कंट्रीज में हमने देखा कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कौन कौन सा था, तो वो सारे का जो है हमने निचोड़ निकाला। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सा इकोनॉमिकल परफॉर्मा या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करना है। तो उस समय जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजीज देश यूज कर रहे थे वो था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मिक्स्ड हमने शुरू किया था एक्चुअली। तो कैपिटलिस्ट का मतलब है कि जहां पे सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर ऑन करे, गवर्नमेंट पर उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो, तो वैसे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को कैपिटलिस्ट बोलेंगे, जहां सारी कंपनियां प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं हो। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हम वैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे जहां पे सारी कंपनियां, कंपनियों का मतलब है क्या प्रोड्यूस करना है, आप कुछ कच्चे माल को लेकर कुछ बनाओगे, जैसे आलू को लेकर हमने लेस बनाया, मैंगो को लेकर मैंगो शेक बनाते हैं, इस तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं ये बनाती कौन है, ये कंपनियां बनाती है। तो ये डिसाइड जिस देश में गवर्नमेंट करेगी तो उसको सोशलिस्ट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो कैपिटलिस्ट में क्या पैदा करना है, क्या बनाना है, ये कौन डिसाइड करता था, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट में कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट सेक्टर। और मिक्स्ड एक ऐसा स्ट्रेटेजी था जिसमें दोनों मिलकर डिसाइड करते थे, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करती थी और कुछ चीजें गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूस करती थी। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या पैदा, मतलब प्रोड्यूस किया जाए, उत्पाद किया जाए, क्या पैदा किया जाए, क्या उत्पाद किया जाए, ये डिसीजन कौन लेगा। तो कैपिटलिस्ट में सेम, गुड्स विच आर इन मोर डिमांड अर्न मोर प्रॉफिट। तो कैपिटलिस्ट में इसका निर्धारण इस तरह से होता था, इसका इस तरह से मतलब सोचा जाता था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये इस बात पर निर्भर करता था कि कौन सा गुड्स ज्यादा डिमांड में है। मान लो आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे पानी की कमी है, तो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का होगा, पानी का। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या करेंगे, वहां पे जो भी बिजनेसमैन होगा क्या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, पानी, क्योंकि उसकी मांग ज्यादा है, उसे बेचने में आसानी होगी। और फिर सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में जो सोसाइटी को नीड हो, जो जेन्युइन नीड हो सोसाइटी को, वो डिसाइड किया जाता था और उस हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता था चीजों को। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। नीड्स का मतलब है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, सोसाइटी का नीड क्या है। अब मान लो कि कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो सबसे पहला चीज सोचेगा कि प्रॉफिट कैसे हो, ठीक है। और दूसरा सोशलिस्ट, जैसे मान लो कैपिटलिस्ट पानी निकाल रहा है, ठीक है, और सोशलिस्ट भी पानी निकाल रहे हैं क्योंकि पानी की जरूरत उस सोसाइटी को है। लेकिन कैपिटलिस्ट ये नहीं सोचेगा कि उस पानी को निकालने से हमारा जो ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, हम उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि उसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब क्या सोचेगी कि हम जो पानी निकाल रहे हैं उससे वाटर लेवल हमारा घट रहा है, तो हम फ्यूचर के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, यानी सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को सोशलिस्ट बोलेंगे। बोथ का मतलब है दोनों मिल के डिसाइड करते हैं, मिल के, या फिर कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर देती है और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर देती है। हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसे डिफाइन करती है उस चीज को, वाट एवर प्रॉफिटेबल, जो भी चीज प्रॉफिट देगा हम वो बनाएंगे, ये प्राइवेट सेक्टर का सोच है। और सोशल सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर का क्या सोच है, एज पर नीड ऑफ सोसाइटी। तो इसमें हमको क्या अंतर दिखता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये दिखता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए चीजों को करते हैं, चीजों को बनाते हैं और बेचते हैं। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है कि ये जो है सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नीड क्या है, क्या अच्छा है, क्या लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल है, इस तरह के सोच के साथ काम करता है। और बोथ में दोनों अलग अलग चीज प्रोड्यूस करते हैं और दोनों चीज सोचा जाता है, यानी प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर जो काम करती है उसमें प्रॉफिट और सोसाइटी के नीड दोनों इंक्लूड होते हैं। हाउ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल,
गुड्स जो बन गए उसको आदमियों के बीच बेचा कैसे जाए, डिस्ट्रीब्यूट बांटा कैसे जाए। बांटा से यहाँ मेरा मतलब फ्री में बांटना नहीं है, यानी बेचा कैसे जाए, एज पर परचेजिंग पावर। तो कॉरपोरेट यानी कैपिटलिस्ट जो है वो सोचते हैं कि जैसा परचेजिंग पावर उस सोसाइटी के लोगों का है उस रेट पर बेचा जाए, व्हाट सोसाइटी नीड। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का एग्जांपल देना चाहूंगा। पेट्रोल डीजल क्योंकि नीड ऑफ द सोसाइटी है, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट इस पे भारी भरकम सब्सिडी देती है। जैसे खाद हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, इस पर भारी भरकम सब्सिडी मिलता है हमें, क्योंकि ये नीड है हमारा। अगर पेट्रोल डीजल हमारे देश में नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें, अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वो तेल को महंगे दाम पे बेचेंगे अगर उनके हाथ में ये दे दिया जाए। लेकिन ये, इसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। क्यों? क्योंकि बिना पेट्रोल डीजल के इकोनॉमी रन नहीं करेगी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक जाएगा। तो अगर प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, वो मनमाना कॉस्ट लेंगे, इससे महंगाई काफी बढ़ जाएगी। इसके लिए इसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है और उसको सब्सिडाइज करके एक लो कॉस्ट पर हमें अवेलेबल कराया जाता है, ताकि इकोनॉमी में महंगाई जैसी चीजें भारी नहीं हो हम पर और हमारा इकोनॉमी अच्छे से रन करे। तो ये एग्जाम्पल है एक कि जब आप किसी चीज को कैपिटलिस्ट के हाथ में देते हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं, और जब आप इसको किसी सोशलिस्ट यानी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको देते हैं तो वो सोचता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है वो उसके लिए काम करता है। और मिक्स्ड का मतलब है दोनों मिलकर तय करते हैं कि कुछ चीजें आप बेचेंगे, कुछ चीजें हम बेचेंगे, ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो उस समय कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर यूएसए के पास था और सोशलिस्ट स्ट्रक्चर यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास था। और इंडिया, हमने क्या चुना? हमने देखा कि कैपिटलिस्ट में सारा जो है पावर ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी तय करने की क्षमता जो है कि हम क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे, ठीक है, ये सारा चीज प्राइवेट के हाथ में देने से, गवर्नमेंट का जो एक इंटरवेंशन है वो नहीं रहने से, हो सकता है कि वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करे। यानी वो पूरे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उस समय सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचेंगे। वैसा स्ट्रक्चर यूएसए में था, और सोशलिस्ट स्ट्रक्चर जो यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया में था वहां सिर्फ गवर्नमेंट तय करती थी। तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या था? जहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तय करेंगे वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए देखेंगे, और जहां सिर्फ गवर्नमेंट तय करेगी वहां हो सकता है गवर्नमेंट तानाशाह के रूप में उभर जाए कि हम तय करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो इंडिपेंडेंस पे हमला है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया कि एक ऐसा सोसाइटी बनाया जाए, एक ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें कुछ चीजें गवर्नमेंट करे और कुछ चीजें प्राइवेट करे, और प्राइवेट पे भी अंकुश लगाया जाए कि वो जो भी प्रोड्यूस करें सिर्फ इसलिए नहीं करें कि उनको प्रॉफिट कमाना है, और उनको सोसाइटी को भी देखना है। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ और हमने इस तरह के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को चुना। तो ये था मेरा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का पूरा ढांचा। हमने कैसे चुना? उस समय अलग अलग देश में अलग अलग स्ट्रक्चर थे, तो हमने चुना कि हम लोग कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिक्स करके, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करेंगे, जिसमें कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी और कुछ चीजें प्राइवेट प्रोड्यूस करेगी। और ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी चीज सिर्फ प्रॉफिट में देखते हुए नहीं किया जाए, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है ये भी देखकर तय किया जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लैब की तरफ। ये है व्हाट इज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। हमारा उस समय इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा था? जब उस समय के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देयर आर थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हम लोगों के पास तीन प्राइमरी इकोनॉमिकल सेक्टर थे, यानी जिससे हमें
अपने नीड्स पूरे करने थे और हमें बेचकर उसको पैसे भी कमाने थे। तो ये 3 सेक्टर थे। हम एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसमें हम अनाज पैदा करते थे, जिसको हम खाते थे और जो हमारा सरप्लस बचता था वो हम बेचते थे। ख़ैर उस समय हमारे पास सरप्लस नहीं बचता था। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तब हमारे पास सरप्लस में अनाज आया। तब हमने बेचकर उससे कुछ पैसे कमाए, लेकिन उस समय हमारा डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ पर था। खाने जैसे बेसिक चीज के लिए हम लोग दूसरे देश पर डिपेंडेंट थे। तो पहला उस समय हम लोग के इकोनॉमी का साधन था एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर से मेरा मतलब, मैं इस तीनों सेक्टर को ना एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। लेस का एग्जांपल लेते हैं, एक बेसिक एग्जांपल। लेस किस चीज से बनता है? मान लो कि आप आलू से बनता है। आलू कहां से प्रोड्यूस होता है? तो खेत से होता है। खेत यानी क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर ने आलू पैदा करके दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उस आलू को काटा, उसके चिप्स बनाए और उसका क्या किया? उत्पादन किया और उसे प्लास्टिक में पैक कर दिया। ये काम इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो गया। उसके लिए मशीनें लगती हैं और उसके बाद उसको बेचना भी तो है। तो बेचने के लिए हम क्या करते हैं? उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दुकानों पर अपना हैंडल्स लगाते हैं, लोगोज लगाते हैं कि हाँ, हमने ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में लाया हुआ है, आप देखिए, एक बार चखिए और इसमें ये है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लीजिए। इस तरह से नहीं बोला जाता, लेकिन उनका अर्थ यही होता है। तो टीवी पे आप लेज़ के जो ऐड देखते हो वो सर्विस सेक्टर है और जब आप किसी भी तरह का ऐड देखते हो तो वो सर्विस सेक्टर है। तो इस तीनों सेक्टर को मिला दें तो एक प्रोडक्ट हम तक पहुँचता है। शुरू होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, जहाँ आलू हुआ, उसके बाद वो उसका चिप्स बन के उसमें पैकिंग वगैरह और लोगोस वगैरह लगे, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ने किया और उसके बाद उसको बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया उसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये 3 सेक्टर हमारे देश में उस समय इकोनॉमी के मजबूत पक्ष थे। 3 मजबूत तो नहीं, लेकिन यही 3 पक्ष थे उस समय हमारे पास। फॉर अ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज हायर इन जीडीपी। और उस समय हमारा जो कुल जीडीपी था, जीडीपी की चर्चा शायद हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी, अगर अगर नहीं किया है तो इस क्लास में आगे करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, आगे इस ये क्लियर होगा कि जीडीपी जो है हमारा, उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज जो था, मतलब सबसे ज्यादा उसमें जो शेयर था, वो कौन प्रोड्यूस करके देता था? एग्रीकल्चर सेक्टर। और सबसे कम देता था इंडस्ट्रियल और सर्विस। एज ए कंट्री बिकम मोर डेवलप्ड, शेयर ऑफ दिस, हम लोग उस समय डेवलप्ड नहीं थे, इसके लिए हमारा सबसे ज्यादा जीडीपी में भाग किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। और उस समय जब डेवलप नेशन को आप देखते हैं जो हमसे ज्यादा डेवलप थे, उसके जीडीपी में सबसे ज्यादा भागीदारी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की होती थी। तो ये बेसिक डिफरेंस था जिससे हमें सीखना था कि हमारा डिपेंडेंसी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं हो, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दें ताकि हम भी डेवलप कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट स्लैब की ओर। अब हम देखते हैं इस स्लैब में कि इंडियन इकोनॉमी क्या था पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था इंडियन इकोनॉमी। ये एक छोटा सा स्लैब है, इंफॉर्मेशन के लिए है बस, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हमने बस कुछ पिक्चर्स लगाए, जैसे वो पहले यानी ब्रिटिश रूल में एक ब्रिटिशियर को दिखा दिया है और हमारा इंडिपेंडेंट के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए उसमें रिफॉर्म्स हुए। जो पहला रिफॉर्म्स था उसमें 1990 तक जितने भी रिफॉर्म्स हुए उसमें नेहरू जी की झलक दिखती, यानी कांग्रेस उस समय रूल कर रही थी, तो इंडियन इकोनॉमी उसी तरह से बढ़ी जिस तरह से कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट ने सारे स्ट्रक्चर बनाए। और एक बड़ा चेंज हुआ था फ्रॉम 1991, जिसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। वो रिफॉर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था, ओपन इकोनॉमी करके, जिसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मेन इकोनॉमिक डिसीजन इन आवर एनी कंट्री, जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने क्या-क्या डिसीजन लेने थे हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी नए काम में उतरते हो, यानी हमारा देश बिल्कुल रॉ था, नया था, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, तो ये जरूरी था कि उस समय तय करना कि हम क्या-क्या डिसीजंस लेंगे, क्योंकि उस दिन का लिया हुआ डिसीजन ही आगे के इकोनॉमिकल पाथ को, रास्ते को बताता कि किस तरह की इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं। तो
हमने तो मिक्स्ड इकोनॉमी चुना था, ना सोशलिस्ट चुना था, ना कैपिटलिस्ट चुना था। तो पहला चीज ये कंफ्यूजन था जिसमें हमने तय किया कि हम क्या चुनेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी चुनेंगे, जो कि एक अच्छा फैसला था मेरे अनुसार से। तो अब चलते हैं गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। हमने समझ लिया कि हमारा देश जब भी आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे सामने क्या-क्या कन्फ्यूजन थे। पहला कन्फ्यूजन था हम किस तरह की इकोनॉमी चुने, तो हमने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी पे फिर काम कैसे किया जाए, इसके लिए 5 ईयर प्लान लाया गया कि 5 साल का हम एक तय करेंगे कि हम किस-किस सेक्टर्स में काम करेंगे और यहाँ से आगे के 5 साल में क्या-क्या करेंगे। तो उस 5 ईयर प्लान का जो मोटिव था, जो बेस था, वो 4 प्लेटफ़ॉर्म्स पे बनाया गया। तो पहला उसका जो प्लेटफ़ॉर्म था वो ग्रोथ का था, कि हम ग्रोथ पे ध्यान देंगे। इट रेफर्स टू इंक्रीज़ इन कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ये जो पहला ग्रोथ वाला सेक्टर था, इसमें हम क्या करना चाह रहे थे? इसमें हम ये करना चाह रहे थे कि अपने देश के जीडीपी को बढ़ाया जाए, यानी हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो आप कुर्सी बना रहे हो, आप मोटर बाइक बना रहे हो, साइकिल बना रहे हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो देश के अंदर, उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। जब तक उसकी क्षमता को आप नहीं बढ़ाएँगे, तो आप जो देश में माँग है उसकी, वो पूरा नहीं कर सकते। और अगर आपके देश में बनाए हुए चीज़ों से आपके देश के लोगों की माँग पूरी नहीं हो सकती, तो आप क्या करोगे? बाहर से खरीदोगे। इसका मैं एग्ज़ाम्पल घर से देता हूँ। आप घर में कौन-सी चीज़ बाज़ार से खरीदते हो? वैसी चीज़ खरीदते हो जो आपके घर में नहीं है, जो आप प्रोड्यूस नहीं करते हो। तो ये बात समझनी होगी। तो उस समय हम लोगों ने फ़ोकस किया ग्रोथ पे कि हम लोग काफ़ी कम चीज़ बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है, तो हम घर में ज़्यादा चीज़ बना पाएँ। पहला ग्रोथ पर ध्यान दिया हमने। तो ग्रोथ पर क्या-क्या ध्यान दिया? तो इस स्लैब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ पर हमने ये ध्यान दिया कि पहले आप जब पहला स्लैब देखोगे, इट इज़ इंक्रीज़ इन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स पहले हम लोग लेस फैक्ट्रीज, हमारे पास फैक्ट्रियां कम थी, जिसकी संख्या हमने बढ़ाई तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ गया। लार्ज स्टॉक ऑफ सपोर्टिंग सर्विस, पहले हमारे पास बैंक्स कम थे, फैक्ट्री जब हमें खोलना होता है तो हमें लोन चाहिए होता है, लोन कौन देता है? हमें बैंक्स देता है। तो पहले बैंक्स कम थी, अब बैंक्स ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ कि सपोर्ट ज्यादा मिला, फैक्ट्रियां खोलने में आसानी हुई। इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, हम लोगों ने टेक्नोलॉजीज पे काम किया। पहले मशीन्स जो हमारे पास थे वो कम आउटपुट दे पाते थे, लेकिन अब जो हमारे पास मशीन्स थे वो ज्यादा आउटपुट देने में सक्षम थे। तो इन तीनों को आप जब मिलाएंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, हम पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करने के तरफ जा रहे थे। जिसकी हम बात कर रहे थे उसी को बोला जाता है ग्रोथ। कि पहले हम जितना माल प्रोड्यूस कर पा रहे थे, जितना गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब उससे ज्यादा प्रोड्यूस करें और आगे और ज्यादा करें, इसी को ग्रोथ बोला जाता है। विच कंट्री हैज मोर इकोनॉमिक ग्रोथ? तो जीडीपी में हम नापते हैं एक्चुअली कि जीडीपी से ही पता चलता है कि कौन सा देश ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। आप जब देखोगे कि जीडीपी जिसका ज्यादा होता है, अभी यूएसए का आप जीडीपी देखोगे 24 ट्रिलियन के आसपास है और इंडिया का आप देखोगे 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो इससे क्या पता चलता है कि यूएसए का इकोनॉमी इतना बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उनका जीडीपी बड़ा है। जीडीपी यानी वो ज्यादा माल प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू इंडिया, इसलिए वो ज्यादा मजबूत है। तो जीडीपी एक मापदंड है जिससे पता चलता है कि कौन सा देश कितना मजबूत है इकोनॉमिकली। चलते हैं नेक्स्ट स्लैब में। दूसरा, पहला हमारा ग्रोथ था, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी था? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज द रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मेन। मॉडर्नाइजेशन में दो पक्षों पर काम किया गया। पहला पक्ष था कि हम नए तकनीक लाएं, नए टेक्नोलॉजीज लाएं, नए मशीन्स लाएं, जो पहले के मशीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। दूसरा,
हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ या ऐसे कामों में लगा सकें, जो आज तक वो कर नहीं रही थी। महिलाएँ घर तक सीमित थी, तो जब हम उसे बाहर लाएँगे, उसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाएँगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और एक सोशल चेंज भी आएगा। जो महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच थी कि वो घर का काम के लिए हैं, वो भी बदलेगा। तो ये 2 चीज़ हमने टारगेट किया था मॉडर्नाइज़ेशन के थ्रू चेंज करने के लिए। इस लैब में आप पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि क्या, और ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पीडी फाइल्स हैं, ये जो मैंने क्लास बनाया है अपने से, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है, आप अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद जब भी आपका रिवीजन करने का मन करे, तो इस पीडीएफ को एक बार स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट पिक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। सारा कुछ आपके दिमाग में रोटेट हो जाएगा। तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला तो टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन था, दूसरा सोशल आउटलुक कि लड़कियों का पहले कम उम्र में शादी कर देना, उसको घर के काम के लायक ही समझना, सिर्फ ये चेंज हुआ। लड़कियों में स्किल सेट डेवलप हुआ, वो बाहर जाके काम करने लगी। मॉडर्नाइजेशन 5 ईयर प्लान, इट मीन्स एडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज आउटपुट। हमारा सीधा सिद्धांत था कि मॉडर्नाइजेशन के थ्रू हम नए मशीन्स को लाएंगे ताकि आउटपुट बढ़े। तो क्या क्या चेंजेज हुए? पहला, इंडस्ट्रियल वर्क बाय लेबर, पहले लेबर के द्वारा इंडस्ट्रियल वर्क किए जाते थे सारे। फिर हमने मशीन्स का यूज करना शुरू किया एग्रीकल्चर में, जैसा आप देख पा रहे हो, पहले बैल से या किसी के थ्रू खेत हम जोता करते थे। जोता करने का मतलब है उसको उसके मिट्टी को क्रैप करते थे। बाद में हमने ट्रैक्टर से शुरू किया, जो कि इजी हुआ और जल्दी हो जाता था। अकाउंटिंग को पहले हम कॉपी किताब में किया करते थे और कंप्यूटर के माध्यम से वो काफी आसान हो गया, लेस टाइम टेकिंग हुआ। तो इन सारी चीजों को आप जब देखोगे कि टेक्नोलॉजी का अपलिफ्टमेंट हुआ, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब मॉडर्नाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी में क्या थे, हमें लेबर्स की काफी जरूरत थी, लेकिन जब मशीन्स आए तो लेबर काफी कम चाहिए था हमें। तो लेस लेबर रिक्वायर्ड से एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि जो लेबर हमने फैक्ट्रीज से हटाए, जिसका काम अब मशीन करने लगी थी, उनके पास तो रोजगार रहा नहीं, वो बेरोजगार हो गए। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज इससे निकल के आया। व्हाट वाज नीडेड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या क्या जरूरत थी हमें कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज करें? तो वेरी फ्यू इंडस्ट्री, पहले हमारे पास काफी कम इंडस्ट्रीज थी, यानी जितने तरह के सामानों की जरूरत हमें सोसाइटी में थी, उतने तरह का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज थे। तो जरूरी था कि जितने तरह के सामान की जरूरत इस समाज को है, हम उतने तरह के सामान का प्रोडक्शन कर सकें, इसके लिए हमें और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगानी थी। मेजोरिटी स्मॉल इंडस्ट्रीज की संख्या काफी थी। उनका प्रॉब्लम क्या था, वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, वो काफी टाइम टेकिंग होते थे, वो आउटडेटेड होते थे। तो हमें था कि बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री बैठाया जाए ताकि प्रोडक्शन बड़ा हो सके हमारा। प्राइवेट सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड टू सेट अप लार्ज इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर जो है वो लार्ज इंडस्ट्री बैठाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता था। उन्हें लगता था अगर ये नहीं चला तो इतना बड़ा कैपिटल मेरा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएसयू लाया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें वो भी इन्वेस्ट करते थे और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते थे, और गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को इनिशिएट किया ताकि प्रोडक्शन हमारा बढ़ सके। तीसरा पॉइंट, पहला था ग्रोथ, दूसरा था हमारा मॉडर्नाइजेशन, और तीसरा पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि सेल्फ रिलायंस आप देखोगे, जब तक आप अपने ऊपर निर्भर नहीं होगे, किसी भी चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे, तब तक आपकी दिक्कतें कम नहीं होने वाली। द फर्स्ट 5 year plan gave importance to self-reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself.
हमने इसके तहत क्या किया कि वैसे गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको खरीदना बंद कर दिया। पहले हम वो सारी वस्तुएं बाहर से खरीदते थे, जिसके बदले हमें एक मोटा रकम उन्हें देना पड़ता था, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अब हमने सेल्फ रिलायंस होने के बाद क्या किया, कोशिश की कि वो सारे चीज जो हमें इस सोसाइटी में यूज होने वाले हैं, उसका प्रोडक्शन हम खुद करें। तो इसमें क्या क्या चेंजेज हुए सेल्फ रिलायंस के कारण? तो अदर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस गोल, इसके और सारे इंपॉर्टेंस क्या क्या थे? व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा था। और वा वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों था? वो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए था क्योंकि वो सारा माल प्रोड्यूस करते थे ब्रिटेन में जाके। तो ब्रिटेन में जब माल प्रोड्यूस होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कहाँ होगी? ब्रिटेन में। कहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। जब इंडस्ट्री हमारे देश में बनेगी तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। तो हम लोग पहले एग्रीकल्चरल गुड्स यानी गेहूं चावल इस जैसे बेसिक अनाज के लिए डिपेंडेंट थे यूएसए पे। लेकिन बाद में हमने सोचा कि हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे, अपने ऊपर डिपेंड होंगे और हम खुद इन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। वाई इंडिया चूज सेल्फ रिलायंस? अब क्यों चुना भारत ने? ये साफ साफ दिखता है। इसलिए चुना क्योंकि जब तक आप सेल्फ रिलायंस का रास्ता नहीं चुनोगे, तब तक आपको अपने ही जरूरत की चीजें दूसरे से खरीदनी पड़ेगी। और जब आप अपने जरूरत की चीजें दूसरे से खरीदोगे, तो वो अपने दाम के अनुसार उसे बेचेगा और आप कभी भी इकोनॉमिकली बड़े नहीं बन सकते। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? इसमें दिखाया गया है कि ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ था। ब्रिटिश इंटर इंडिया फॉर ट्रेड लेटर रूल्ड ओवर। पहले वो ट्रेड करने के बहाने आए और फिर उसने रूल किया। ब्रिटिश डिस्ट्रॉय लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को ब्रिटिशियर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि वो अपना ब्रिटेन में बनाया हुआ कपड़ा यहाँ बेच सके, जिसकी झलक आज भी हमें दिखती है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट बिकता ही नहीं है। आप देखोगे जो कपड़ा यूएस ब्रांड का होगा वो ज्यादा बिकेगा, और जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट है, ये आज का नहीं है, ये काफी पहले से किया गया एक षड्यंत्र है, जिसमें आज भी हम फंसे हुए हैं कि उसी समय हमारा हैंडीक्राफ्ट्स को अलग कर दिया गया और सस्ते कॉस्ट में कपड़ा ला दिया गया, ताकि मार्केट में रूल किया जा सके। और इस कारण से ब्रिटिशियर ने अपने कपड़े के मार्केट को भारत में काफी एक्सपेंड किया था। व्हाई इंडिया चूज सेल्फ रिलायंस? क्यों चुना हमने? क्योंकि टू प्रिवेंट फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडिया। जब आप किसी भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहते हो किसी भी वस्तु के लिए, तो वो क्या करता है, फिर आपके घरेलू चीजों में यानी इंडियन इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंट करने लगेगा। नहीं तो वो बार बार आपको बोलेगा कि आपके जरूरत का सामान हमारे पास है, तो आपको ये बातें हमारी माननी होंगी। तो इसके लिए जरूरी था, हमने बोला कि नहीं, अब धीरे धीरे हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे, खुद का यूज का सामान जो हमारे देश के अंदर में यूज हो रहा है लोगों के द्वारा, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हमने चुना सेल्फ रिलायंस। चौथा जो टर्म है, पहला ग्रोथ पढ़ लिया, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस। अब चौथा था कि इन सब चीजों को जब ध्यान में रखकर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर हमको इन तीनों चीज को फुलफिल करना है तो हमें इंडस्ट्रीज बैठानी होंगी। तो उसमें भी ध्यान रखा गया कि ऐसा नहीं हो कि कुछ 5 10 50 लोग ही इंडस्ट्री बैठा दें और फिर सारा पैसा वही अर्न करके अपने पास रख लें और पूरा सोसाइटी गरीब ही रह जाए। तो इस पर ध्यान दिया गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो लगभग लोगों के पास उसमें भागीदार होने का एक विकल्प हो। यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई इंडस्ट्री सिर्फ एक जगह लगे और दूसरे जगह सिर्फ उसका माल जाए। तो इसके लिए कोशिश किया गया कि लोगों को लोन मुहैया कराया जाए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, नो ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ may not improve the kind of life which people are living. In addition to growth, modernization and self reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education and healthcare. And inequality in
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। इसमें ध्यान रखा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो लगभग बराबर हो। ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्री 5-10 लोगों के ही कब्जे में हो जाए और सारा देश फिर से गरीब रह जाए। तो हम देखते हैं इक्विटी को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया। गोल ऑफ 5 इक्विलिटी का मेरा मतलब था, आप यहां देख सकते हो इक्विलिटी का साफ साफ मतलब है इट मींस ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। रिच हो या पुअर हो, हम लोग सबको एक तरह से ट्रीट करेंगे। अगर कोई पुअर आदमी इंडस्ट्री बैठाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करेगी ताकि वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में भागीदार बन सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर आदमी के तरफ उसका झुकाव। ये कितना सच था ये नहीं पता, लेकिन ये कोशिश की गई थी। व्हाट इज इक्विटी? इट मीन्स सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस टू ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, यानी सारे सेक्टर्स के लोगों को फेयरनेस मिले। मतलब फेयरनेस का मतलब है, आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो कि जिनकी हाइट कम है वो भी बराबर होने के लिए उनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब जो लोग गरीब थे उसको गवर्नमेंट ने लोन के थ्रू या इंटरेस्ट फ्री लोन के थ्रू सपोर्ट किया ताकि वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में साथ हो सके। व्हाई इज गोल ऑफ इक्विटी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों था इक्विटी? क्योंकि उस समय गैप बहुत था। आप जब देखोगे कि यहाँ गरीबी जिस स्तर की थी वो भयावह गरीबी थी। हम लोग बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाते थे उस समय, यानी खाना जैसे चीजों की चिंता थी। तो इसके लिए जरूरत था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी हो तो वो इस तरह से हो कि सारे लोगों के पास पैसे आए। ऐसा नहीं कि कुछ एक लोगों के पास पैसे आए, नहीं तो फिर पूरा देश कैसे साथ मिलके बढ़ पाएगा। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट रीच ऑल। ये एक प्रॉब्लम था कि जो बेनिफिट था इकोनॉमिकल ग्रोथ का वो रीच तक ज्यादा इजिली पहुंच रहा था और पुअर के पास काफी कम आ रहा था। तो इससे क्या होगा ना, किसी भी देश में गैप बढ़ेगा। जब अमीर लोग और अमीर होंगे और गरीब उसी जगह पे रहेगा या उससे भी नीचे आने लगेगा तो गैप होगा, और वो गैप जब बेसिक नीड्स जैसे चीजों पे हो जाएगा तो फिर किसी भी देश में विद्रोह हो सकता है। तो वो देश के लिए अच्छा नहीं था। इसके लिए हमने इक्विटी का सहारा लिया ताकि गरीब लोग जो पुअरर सेक्शन है उसको भी सरकार सब्सिडी या इंटरेस्ट फ्री लोन के थ्रू कुछ सपोर्ट कर पाए और इस गैप को कम कर पाए। ये हमारा था 4 बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान में लाया हुआ था। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, और तीसरा हमारा था, आप खुद रिमाइंड करो उसको, अभी पढ़ लिया है आपने तो 4 सेक्टर्स को आप अच्छे से देखोगे और उसके बाद चारों सेक्टर को जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। और जो भी कंफ्यूजन है आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये हमारा बना हुआ है पिक्चर के साथ हमने दिखाया, इसको आप एक बार देख लोगे ना अच्छे से सारी कुछ समझ में आ जाएगी कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे और हमने उसे कैसे सॉर्ट आउट किया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर पे। 5 ईयर प्लान्स के चारों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब हम जिस सेक्टर पे चर्चा करेंगे वो है एग्रीकल्चर। तो थोड़ा वाटर ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था, जैसे मैंने बताया था पहले। 75 क्यों था इंपॉर्टेंट? क्योंकि 75% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट। 75% लोग इसी पर डिपेंडेंट थे। सो विदाउट अमेंडमेंट इन दिस सेक्टर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कांट इमेजिन। बिना इसके सुधार के हम लोग इकोनॉमी में ग्रोथ इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिसमें 75% लोग डिपेंडेंट हो उसको बदले बिना हम इकोनॉमी को कैसे बदल सकते हैं? तो हमने इसके लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए वो पढ़ते हैं। अमेंडमेंट्स में पहला अमेंडमेंट था लैंड रिफॉर्म। हमने पिछले क्लास में जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसी का सॉल्यूशन था ये लैंड रिफॉर्म। दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन और तीसरा था सब्सिडीज।
तो लैंड रिफॉर्म में हम पढ़ते हैं कि पहले क्या-क्या स्थिति थी और क्या-क्या चेंजेज हुए। व्हाट वेयर लैंड रिफॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में आप जैसे कि देख पा रहे हो कि फार्मर्स का एक सेक्टर था, एक जमींदार थे और एक ब्रिटिशियर थे। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता था? सॉरी, सबसे ज्यादा मेहनत करते थे फार्मर्स और सबसे कम मेहनत करते थे ब्रिटिशियर। लेकिन ब्रिटिशियर को एक अच्छा खासा टैक्स मिलता था। जमींदार एक अच्छे खासे पैसे लेते थे उस फार्मर से। बाद में फार्मर के पास जो सबसे ज्यादा मेहनत करता था उसके पास काफी छोटा अमाउंट रहता था। तो इस स्थिति में आप सोच सकते हो कि फार्मर की क्या हालत रही होगी। फार्मर की ये हालत रही होगी कि वो पैसा देते देते ही कंगाल हो गया होगा। वो सोच ही नहीं सकता कि हम अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। वो क्यों सोचेगा? क्योंकि वो फसल उसका है ही नहीं। क्योंकि वो जो भी पैदा करेगा उसमें से सबसे बड़ा भाग जमींदार ले जाएंगे और जमींदार से एक बड़ा भाग ब्रिटिशियर ले जाएंगे। यानी वो दोनों बिना काम किए ही बड़ा बड़ा भाग ले जाएंगे और हम सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे। तो इस स्थिति में कभी भी एग्रीकल्चर का भला नहीं हो सकता था। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म किया गया कि जमींदारी सिस्टम को हटाया गया। वो लोग जो काम कर रहे थे खेतों में उनको हिस्सेदारी दी गई, उनको ऑनरशिप दिया गया। तो अब ऑनरशिप देने से क्या चेंज हुआ? उनके ऊपर किसी भी तरह की देनदारी नहीं थी, उनको किसी को टैक्स नहीं देना था। तो वो अपने मन मुताबिक खेती कर सकते थे, वो अपने मन मुताबिक क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते थे, जो मन करे उस अनाज को पैदा कर सकते थे और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। अब उनको खेती करने में मन भी लगता क्योंकि उनका ओनरशिप था। अब उन्हें ये लग रहा था कि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो अपने लिए करेंगे। तो इसके लिए और ये बड़ा चेंज था हमारे देश में। The purpose of this was to reduce concentration of land holding in few hands. इसका पर्पस क्या था इस लैंड रिफॉर्म का? कि कुछ ही हाथों में जो बड़े बड़े लैंड्स हैं, यानी कि जमींदार जो है उनके पास काफी बड़ा बड़ा जमीन का टुकड़ा था, वो न रह जाए। इन लोगों के पास भी जमीन आए ताकि ये भी अपना प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो। व्हाट वाज लैंड सीलिंग? लैंड सीलिंग एक कॉन्सेप्ट था उस समय जो लाया गया था। वो क्या था? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान फ्यू पर्सन इन विलेज ऑन लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाइल मेजोरिटी वेर लैंडलेस। क्या था पहले स्ट्रक्चर कि एक गांव को या एक शहर को, आप किसी भी चीज को देख लो, तो कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा जमीनें थी और कुछ के पास जमीन थी ही नहीं। तो इतना बड़ा गैप होने के कारण क्या होता था? जिनके पास जमीन थी, वो जिनके पास जमीन नहीं थी उनको लेबर की तरह काम करवाते थे अपने लैंड में और उससे मोटा पैसा वसूलते थे। यानी उसका शोषण होता था। वो सिर्फ मेहनत करने के लिए था, उसका अपना कोई विजन नहीं। कैसे विजन होगा? वो लैंड ओनर थे ही नहीं, उनका अपना जमीन था ही नहीं। जब तक अपना जमीन नहीं होगा वो किसी दूसरे के जमीन में काम करेगा तो वो उस हिसाब से चलना होगा उसे ना, जैसे लैंड ऑनर चाहेगा। तो वहां आप लैंड ऑनर जो है सारा कुछ अपने प्रॉफिट के लिए देखते थे, फार्मर्स के तरफ कुछ ध्यान नहीं था। तो लैंड सीलिंग के तहत क्या हुआ कि उन्हें भी ऑनरशिप दी गई। मीजर टेकन बाय गवर्नमेंट लैंड सीलिंग, गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ऑन्ड बाय द इंडियन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा अपने लिए ये नहीं रख सकते, आपको कुछ टुकड़ा बांटना होगा। तो इससे क्या हुआ? वो जो लैंडलेस लोग थे उन्हें जमीन मिला, उन्हें ऑनरशिप मिला और वो वहां से आगे बढ़े। तो लैंड सीलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि पहले जो जमीन पर अधिकार कुछ ही लोगों का था उसको तोड़कर गवर्नमेंट ने उस जमीन के टुकड़े को वैसे लोगों में बांटा जो लैंडलेस थे, जिनके पास जमीन नहीं था। और इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में एक नया बूम। व्हाई वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च? अब हम आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमने लैंड रिफॉर्म पढ़ लिया, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखते हैं क्या हो। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हम लोगों का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका बेस क्या था? उसका बेस ये था कि पहले हम जितना माल प्रोड्यूस कर पा रहे थे अब हमें उससे ज्यादा की जरूरत थी ताकि हम दूसरे पर अनाज के लिए डिपेंडेंट नहीं रहे। तो इसके लिए जरूरत था सीड्स की, हाइब्रिड सीड्स की। जो सीड्स हम यूज कर रहे थे उससे कुछ अलग सीड्स यूज करें ताकि
उसी एरिया में प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो जाए। मान लो आप 10 स्क्वायर फीट में 1 किलो गेहूं पैदा कर रहे थे, और अब हम अगर ऐसे सीड का यूज करें कि 1 स्क्वायर फीट में हम 2 किलो सीड मतलब वीट पैदा कर सकें, तो इससे क्या होगा ना, कम लैंड, जितना लैंड हमारे पास है उसमें प्रोडक्शन को हम बढ़ा पाएंगे, और हमारा जो नीड है वो हम खुद ही पूरा कर पाएंगे, ताकि मेरा डिपेंडेंसी खाने जैसे सामान के लिए दूसरे देश पर ना रहे। तो यही था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या क्या यूज किया, पढ़ते हैं। वाई वॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों लॉन्च हुआ था? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज नॉट सफिशियंट। ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चरल जो हमारा प्रोडक्ट था वो इतना सफिशियंट नहीं था कि सबका पेट भर पाए जो देश में लोग हैं। सो फूड ग्रेन इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, यूएसए से हम लोग अनाज मंगाते थे। अब यूएसए से जब हम अनाज मंगाएंगे तो यूएसए अपना कॉस्ट थोपेगी हम पे कि हम इतना में ही बेचेंगे, हम खाना जैसे चीजों पे बार्गेन भी नहीं कर सकते। मीजर टेकन बाय गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट द्वारा, वो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च इन मिड 1960। 1960 में हमने मिड में 1960 के मिड में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, जहां पे हमने ध्यान दिया कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी हम अपने लिए खुद का अनाज प्रोड्यूस कर पाए, हम दूसरे से ना खरीदना पड़े, ऐसा कुछ करें। नॉन नो नीड ऑफ इंपोर्ट फूड ग्रेन, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े फूड ग्रेन, इंस्टीड इंडिया बिकम एक्सपोर्टिंग देम। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या हुआ असर, कि अब हमारे पास सरप्लस अनाज था, यानी जो हमारी जरूरत थी उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस करने में हम सक्षम थे, जिसके कारण हम अब उस माल को एक्सपोर्ट कर सकते थे दूसरे कंट्रीज में। हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन कैरीड आउट, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे कैरीड आउट हुआ, तो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। क्या क्या रिसोर्सेस रिक्वायर्ड थे एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोवाइड HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने यूज करना शुरू किया, जो गवर्नमेंट देती थी, सपोर्ट करती थी कि आप HYV यूज करो अपने जमीन में और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू करो। गवर्नमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टेब्लिशिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडिंग सब्सिडी डिस्काउंट ऑन द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जब हमने HYV यूज किया तो बीच में क्या होता था कि उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते थे पौधे में, तो हमने क्या किया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे सब्सिडी दिया ताकि आप ये ले जाएं जो गरीब किसान है, और वो अपने अनाज पर छिड़काव कर सके ताकि उसका अनाज खराब नहीं हो। तीसरा स्टेप जो था वो हमने क्या किया, गवर्नमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मेकिंग डैम्स फॉर इरिगेशन। हमने काफी सारे डैम्स बनाए, क्योंकि अनाज पैदा करने के लिए पानी भी एक जरूरी चीज है, जिससे हम उसे पटवन देते हैं, पटाते हैं। पानी जब तक फसल में नहीं देंगे तो फसल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमने डैम्स बनाए ताकि हमारा डिपेंडेंसी सिर्फ रेन वाटर पे नहीं हो, जब हमारा हमारे हिसाब से मौसम ना हो, यानी कि जब हमें बारिश चाहिए हो बारिश नहीं हो, तो पानी हम कहां से लाएंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डैम्स बनाए ताकि उस समय वहां डैम से पानी लिया जा सके और फिर एग्रीकल्चर में यूज किया जा सके। एग्रीकल्चरल सब्सिडी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमने क्या किया, सब्सिडी दिया, बहुत सारे फैसिलिटी दिया, क्योंकि जब तक आप किसी भी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हो उसमें सब्सिडीज नहीं दोगे तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे, लोगों को लगेगा कि उसमें हाँ फायदा है हमें, तभी वो काम करेंगे। तो इसके लिए उस समय एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देना काफी जरूरी था। तो सब्सिडीज किस किन चीजों में दिया, हमें बार बार जरूरत पड़ रही थी किसकी, बिजली की। बिजली की जरूरत क्यों थी, बिजली की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मोटर पंप द्वारा हम पानी दे सकें अपने पौधे में। दूसरा था फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इन दोनों में चीप से चीप रेट में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो थे उन तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि उन्हें कम से कम दामों में ये चीज मिल सके और वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके। जो सब्सिडीज दी गई थी उनकी उनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, कुछ डिसएडवांटेज भी थी। बिजली जो इसलिए गया था कि वाटर पंप चला सको, अपने फसल को पानी दे सको, लोगों ने उससे अपना पर्सनल यूज शुरू कर दिया। पर्सनल यूज का मतलब है कि पंखा चलाने लगे, कुछ अपना काम करने लगे घर का।
तो इससे क्या हुआ, हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी था। तो उस समय लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होने के कारण अगर आप खेत के पटवन वाले इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लोगे घर के लिए, तो एनर्जी हमारे पास उतना है नहीं, तो खेत का पटवन कैसे करेंगे जिस चीज के लिए सब्सिडी दी गई थी। तो ये एक प्रॉब्लम था। Harmful to environment, overuse of fertilizer, pesticide damage crops as well as soil. It is also harmful to our bodies when we consume it. तो हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज करते थे इंसेक्ट्स मारने के लिए पौधे में, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक था। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे जो सब्सिडी में दिए गए चीजों के द्वारा हमें हुआ। इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन नो वन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ा 5 ईयर प्लान के 4 कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर को, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन नो वन कंट्री गेट इकोनॉमिकली स्टेबल, सो आवर गवर्नमेंट टेक मेनी स्टेप टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्री के बिना कोई भी देश ग्रो नहीं कर सकता। तो हमें क्या चाहिए, हमें जब भी अपना इकोनॉमी डेवलप करना हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे जरूरी चीज होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा हो सके। तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए कि ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो पहला स्टेप था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्री व डिवाइड, इसमें इंडस्ट्री को हमने 3 भाग में डिवाइड किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के तहत हमने इंडस्ट्रीज को 3 भाग में डिवाइड किया। पहला गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा सेमी गवर्नमेंट सेक्टर और तीसरा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में पूरा का पूरा प्रमोटरशिप यानी ऑनरशिप गवर्नमेंट का होता था। सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कुछ यानी आप अगर 100% हो तो मान लो कि 60% का हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर का है, 40% का हिस्सेदारी गवर्नमेंट सेक्टर का है। तो इस तरह के कंपनीज को हम लोग सेमी गवर्नमेंट सेक्टर बोलते थे। और तीसरा था प्राइवेट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट का काफी मिनिमम इंटरवेंशन होता था, पूरा का पूरा ऑनरशिप प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होती थी। तो इन 3 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया इंडस्ट्रीज को, किसके तहत, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के तहत। ये पहला स्टेप था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। मैनी अदर स्टेप वर टेकन फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारे और स्टेप्स लिए गए इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, जिसके तहत मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और भी काफी सारे स्टेप्स लिए गए ताकि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके। वो क्या क्या स्टेप्स थे देखते हैं इन पिक्चर्स और इन अच्छे पीडीएफ्स के माध्यम से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने कौन कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद अपनाए। शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज आप देखेंगे देवर ऑन, ये 3 भाग है वही, एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जा रहे हैं, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा ऑन किए जा रहे हैं, और तीसरा है जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑन किए जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बाय सिस्टम लाइसेंस। लेकिन अब आप यहां देखोगे तीसरे खेमे में, यानी कि आप शेड्यूल सी में देखोगे जब, तो यहां आपको दिखेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर तो था, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस राज, यानी उन्हें लाइसेंस के थ्रू पास होना चाहिए होता था। और वो लाइसेंस कौन प्रोड्यूस करते थे, गवर्नमेंट। और उसका तरीका क्या था, उसका प्रोसेस क्या था, उसके कारण दिक्कत क्या होती थी। तो प्राइवेट तो थे वो, लेकिन उन्हें जब लाइसेंस के थ्रू पास कराना होता था तो उनका डिपेंडेंसी फिर से गवर्नमेंट पर हो जाता था। तो ये एक छोटा प्रॉब्लम वहां दिखा। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमने इंडस्ट्री को तो 3 भाग में डिवाइड कर दिया, हम बनाए क्या। तो हमने क्या क्या बनाया, 2 तरह, एक तो जनरल ट्रेन बनाया जिसमें पुअर यानी गरीब लोग सफर कर सके। दूसरा लग्जरी ट्रेन भी बनाया जिसमें रिच लोग, यानी दोनों इकोनॉमी चल सके, ऐसा नहीं कि चीजें सिर्फ रिच के लिए बनाई गई। इसको हमने 3 भाग में पढ़ा था पहले, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट गुड्स विच आर इन डिमांड एंड विल अर्न मोर प्रॉफिट, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि गुड्स विच सोसाइटी नीड। मिक्स्ड का मतलब है दोनों का ध्यान रखा जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, अब इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाए इसका भी तय करना था। तो
कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमने देख लिया था, इकोनॉमिस्ट में भी देख लिया था और मिक्स्ड में भी देख लिया था कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये डिसाइड होता है। व्हाट वाज नीडेड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये पीडीएफ हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो इसे मैं फिर से डिफाइन नहीं करता हूं और आप लोग इसे देखेंगे तो सब कुछ समझ में आए। हाँ, ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं लाइसेंस राज, ये नया है हमारे लाइसेंस रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बात, लाइसेंस रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है इन डिफरेंट रीजन। तो फैक्ट्री सेटअप इन बैकवर्ड, तो लाइसेंस की जो व्यवस्था गवर्नमेंट लाई, उसने क्या किया, अलग अलग खेमे बना दिए कि अगर आप किसी शहर में कोई इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स अलग थे, और किसी बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स अलग थे। बैकवर्ड एरिया में जब आप इंडस्ट्री बैठाते हो तो आपको काफी सपोर्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास उतना नहीं है, उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज को इस तरह से डिफाइन किया था ताकि उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो। व्हाट इज लाइसेंस राज? सिस्टम ऑफ लाइसेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए सिस्टम था, सेटअप न्यू इंडस्ट्री, इंक्रीज प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाई, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट। सिंपल है। लाइसेंस रिक्वायर्ड चाहिए था इन तीनों चीज के लिए, अगर आपको इंडस्ट्रीज बैठानी है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या डाइवर्सिफाई करना है अपने। व्हाट वेयर ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी। अब हम देखेंगे कि हमने जो पॉलिसी लाया है, यानी लाइसेंस राज लाया, पीएसयूज बैठाए, इंपोर्ट का प्रमोशन किया, उसमें ड्रॉबैक्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या थे। पहला डिसएडवांटेजेस, पीएसयू जब बैठाया गया, मतलब स्टेब्लिश किया गया, तो चूंकि वो गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज थी, वो प्रोसेस में काम नहीं करती थी, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं थी, तो उसमें जो लेबरर्स थे, जो स्टाफ्स थे, वो उस तरह से प्रोफेशनली काम नहीं करते थे, जिसके कारण से ये कंपनियां उस तरह से रन नहीं कर रही थी जिस तरह से करनी चाहिए थी। जितना प्रोडक्टिविटी वो दे सकते थे उतना नहीं दे पाते थे। दूसरा है लाइसेंस राज। लाइसेंस राज ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए एक बैरियर बना दिया कि अगर दो तीन कंपनियां हैं, लाइसेंस के थ्रू उन्हें पास होना है, तो वहां करप्शन शुरू हो गया कि जिन लीडर्स के पास से लाइसेंस गुजरता था, वहां से कुछ ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया जाता था जो वर्थ भी नहीं रखती थी, बस वो उसे पैसे दे देते थे। तो ये एक प्रॉब्लम सामने आया लाइसेंस राज से, और वो प्रोसेस काफी लेंदी होने के कारण हमें मतलब काफी दिन तक उसमें लगे रहना होता था, जिससे काफी बिजनेसमैन जो है डीमोटिवेट हो जाते थे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट वेयर डिस्करेज टू प्रमोट इंडिया। और इंपोर्ट का प्रॉब्लम क्या था, हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर पाते थे अपने आप को कि मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर पाए, यानी इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन हमारे पास नहीं था। जो बाहर से सामान आ रहे थे, हम उसके कंपटीशन में अपने सामान को कैसे बेच पाए, इसके लिए हमारे पास कोई बड़ी पॉलिसीज नहीं थी। तो ये तीन ड्रॉबैक्स थे हमारे उस समय के इंडियन ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। तो मेरे ख्याल से हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है, और इस चैप्टर को जब आपको पढ़ना हो तो आप इसे बहुत सिंपलिस्टिक व्यू के साथ पढ़ सकते हो कि आप चैप्टर को पहले चार भागों में बांटो। मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं आपको चार भाग कौन से हैं। तो पहला आप देख लोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था हमारे देश का, तो वो इन इन दो पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा। फिर आप आओगे कि हमारे 5 ईयर जो प्लान थे उसके गोल्स क्या क्या थे, तो उसके चार कॉन्सेप्ट, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, तीसरा हमारा सेल्फ रिलायंस, और चौथा इक्विटी, ये समझ जाओगे। और फिर हम लोग आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेज हुए वो आप यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन, सब्सिडी से समझ जाओगे। और पहला था लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और तीसरा सब्सिडी के तहत। और चौथा है फिर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू आप समझ लोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या चेंजेज हुए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉलिसीज जो थे हमारे ड्रॉबैक्स उसमें क्या क्या थे। बस इस तरह अगर बांट कर आप पढ़ लोगे इस चैप्टर को, मेरे ख्याल से कुछ भी चीज नहीं बचा हुआ है। आप अगर 11th में हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो
मिलते हैं अगले क्लास में। और आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, और मैं अभी भी एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने गूगल पेज पे जाओ, आप मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से, जिस किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से यूज कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म को, आपको गूगल टैब पे www.evitcas, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, .co.in पर जाना है, और यहाँ पे आपको इस वेबसाइट को खोलना है, और होम पेज पर ही जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ एक इकोनॉमिक्स जोन मिलेगा, जहां पर मैंने क्लासेस को बनाया है। यहाँ पे आपको क्लास 11th के पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा, तो चैप्टर 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास पीडीएफ सामने होगा, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 3 को लेकर। आशा करता हूं कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।